नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी और मैं हूं दामिनी यादव। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है, उसूलों पे जहां आँच आए टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। एक जिंदा इंसान वही इंसान होता है जिसकी ज़िंदगी में उसूल भी जिंदा हों। ऐसी ही एक शख्सियत का नाम है गिरीश कर्नाड। ख़ासतौर पर उन्हें आज याद करने की वजह यह है कि अब उन्हें इस दुनिया को अलविदा कहे 1 बरस हो चला है। ये तय करना मुश्किल है कि जब गिरीश कर्नाड जैसी शख्सियत को याद किया जाए तो उन्हें किस रूप में याद किया जाए। एक अभिनेता, एक नाटककार, एक लेखक, एक निर्देशक, एक भाषाविद, अनेक शीर्ष पुरस्कारों का विजेता, या फिर एक सच्चा सजग नागरिक। क्योंकि जिंदगी का चाहे जो भी मंच हो, गिरीश कर्नाड का कद हमेशा बहुत बुलंद रहा है। इतना बुलंद कि उसे किसी एक दायरे में समेटकर बात नहीं की जा सकती है। उनका फैन क्लब इतना बड़ा है कि कोई उन्हें हमेशा उनकी मंथन, सूत्रधार, भूमिका जैसी अमर फिल्मों के चलते याद करता है, तो कोई मालगुडी डेज, टर्निंग पॉइंट जैसे टीवी कार्यक्रमों के लिए। किसी की यादों में उनका मुखर व्यक्तित्व रचा बसा हुआ है जो उनकी आखिरी सांस तक था, तो कोई उनके नाटकों के चलते उन्हें कभी भुला नहीं पाएगा। इनमें से अगर किसी एक विषय पर भी बात की जाए तो हम और आप घंटों जुड़े रह सकते हैं, लेकिन आज यहाँ हम खासतौर से बात कर रहे हैं गिरीश कर्नाड के नाटकों पर। 19 मई 1938 को महाराष्ट्र के माथेरान में जन्मे और 10 जून 2019 को 81 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहने वाले गिरीश कर्नाड थिएटर से अपने स्कूल के दिनों में ही नज़दीकी पा चुके थे। अंग्रेजी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषा पर गहरी पकड़ रखने के बावजूद उन्होंने अपने लेखन के लिए कन्नड़ भाषा को चुना और उसमें ऐसे किरदारों की रचना की जो पौराणिक कथाओं और पारंपरिक रूपों में आए थे, लेकिन उन्हें इस आधुनिक दृष्टिकोण से पेश किया कि उन पुरानी कहानियों को नए और क्रांतिकारी तेवर मिले। उनके लेखन के अनुवादों ने उन्हें न सिर्फ अखिल भारतीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रंगमंच का एक सशक्त हस्ताक्षर बना दिया था। उनके नाटकों में विचार था, विमर्श था, प्रयोगधर्मी दृष्टि थी, परंपरा और आधुनिकता का संगम था। इतिहास को एक नए सिरे से देखने की मांग थी। हैवदन, अग्नि और बरखा, तुगलक जैसे बेमिसाल नाटकों का ये रचयिता पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी जैसे सम्मानों से नवाजा जा चुका था। उनके तमाम नाटक दर्शकों के लिए भी एक चुनौती की तरह होते थे और अभिनेताओं, निर्देशकों के लिए भी। आज हम उस अभिनेता से इस बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने गिरीश कर्नाड के नाटकों के कई किरदारों को मंच पर जिया है। ये अभिनेता हैं यशपाल शर्मा। यशपाल शर्मा खुद सिनेमा और रंगमंच की एक जानी मानी शख्सियत है। आइए सीधे उनसे जुड़ते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गिरीश कर्नाड जी के नाटक अभिनेताओं के लिए, निर्देशकों के लिए, सभी के लिए एक चुनौती की तरह रहे हैं। तो चलिए अब सीधे हम बात करते हैं एक ऐसे अभिनेता से जो गिरीश कर्नाड के नाटकों से बतौर अभिनेता बहुत गहरे तक जुड़े रहे। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा जी की। यशपाल शर्मा जी न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हिंदी रंगमंच के क्षेत्र में भी अपनी एक बहुत खास पहचान रखते हैं। यशपाल शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द वायर पर हिंदी की बिंदी में। शुक्रिया दानिश, शुक्रिया। तो यशपाल जी, सीधा हम जुड़ते हैं इस बात से कि आप बतौर अभिनेता गिरीश कर्नाड जी के नाटकों से कब और कैसे जुड़े? गिरीश कर्नाड जी के नाटकों से पहली बार मैं जुड़ा था जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रिपेटरी कंपनी में था। जी जी। और अगर मैं थोड़ा सा गिरीश कर्नाड को एज प्ले राइट अगर जानूं तो इंडियन थिएटर चंडीगढ़ में जी। और वो और जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ऑडिशन देने, मतलब ऑडिशन नहीं, उसमें एडमिशन के लिए जो इंटरव्यू देने गया, तब मुझे उसकी स्पीच आती थी, उमंगों भरी उम्र है,
पूरे आलम को फतह करने के ख्वाब देखने के, वो स्पीच थी, वो याद करके जानी होती थी। अच्छा। तो सबसे पहला वास्ता, जो पहली बार जो वास्ता है एज ए प्ले राइट, मुझे वहां पड़ा। फिर इंडियन थिएटर में हमने उनके तुगलक नाटक पर रिसर्च किया था, क्योंकि वो करना होता है, वो एक स्टडी का हिस्सा है। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी ऐसा ही हुआ तुगलक नाटक को लेकर के, क्योंकि तुगलक इज आधे अधूरे, तुगलक, खामोश अदालत जारी है, और बादल सरकार के नाटक, ये सब जो है ये मतलब माइलस्टोन नाटक माने जाते हैं। तो तुगलक नाटक जो है वन ऑफ द बेस्ट, नहीं द बेस्ट भी कह सकते हैं, जो लिखावट है और जो उसका स्ट्रक्चर है। तो पहला नाटक कौन सा था गिरीश कर्नाड जी का जो आपने प्ले किया था? मैं वही बता रहा हूँ। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इसकी स्टडी करने के बाद जो पहला नाटक जो मुझे करने का जो मौका मिला, वो था अग्नि और बरखा, फायर एंड द रेन। जी, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रिपेटरी कंपनी में। जी। और हमको पता चला कि उन्होंने एक नया नाटक लिखा है, और सबसे पहले मतलब हमने ही किया उसको। राम गोपाल बजाज ने उसको ट्रांसलेट किया हमारे सामने ही, मतलब वहीं का करते रहते थे और वहीं चलता रहता था। तो प्रसन्ना ने डायरेक्ट किया था। प्रसन्ना भी गिरीश कर्नाड के मित्र हैं और कर्नाटक में ही रहते हैं, बेंगलोर में तब रहते थे, अभी नहीं पता, लेकिन वो डायरेक्टर थे जो कि एमिनेंट डायरेक्टर हैं इंडिया के। तो पहली बार अग्नि और बरखा नाटक में मेरा वास्ता पड़ा, और मैंने उसमें लीड रोल अरवसु का किया था, जो हीरो है प्ले का। तो बतौर अभिनेता आपने गिरीश कर्नाड के किरदारों में क्या चुनौती महसूस की? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही कॉम्प्लेक्सेस से भरे हुए इसके कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि बाद में मैंने तुगलक भी किया, उस पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन उसके जो कैरेक्टर्स हैं, वो उनकी सामाजिक दशा, उनकी शारीरिक दशा, उनकी मानसिक दशा, उनकी हर तरह की रिलेशनशिप इतनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है कि उनके नाटकों में कमाल की निकल के आती है। छोटे से छोटे कैरेक्टर भी मतलब ऐसे उभर के आते हैं। और हर नाटक में, बाकी नाटक भी पढ़े हैं मैंने, लेकिन ये 2 नाटक तो मैंने किए हैं गिरीश कर्नाड के, इसलिए आई कैन से स्ट्रांगली, बिकॉज मैंने उन पर बहुत टाइम बिताया है रिहर्सल के अंदर, और उसके अंदर घुसने के लिए बहुत काम किया है। और तुगलक नाटक का जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि इसका मंचन भी बड़े विशिष्ट अंदाज में कई जगहों पर कई प्रयोगों के साथ किया गया, जिनमें से एक प्रयोग तो यही था कि उसे हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि में रखते हुए फिरोज शाह कोटला के मैदान में मतलब आपने किया। और तुगलक की वो भूमिका बहुत यादगार भी रही आपके ज़िंदगी की रंगमंच की भूमिकाओं में से। तो उसकी तैयारी आपने कैसे की, आप उससे जुड़े कैसे, उस पर्टिकुलर किरदार के लिए आपने क्या मतलब खास तैयारी की? देखिए दामिनी जी, ये कमाल का एक किस्सा है कि तुगलक नाटक, तुगलक फिरोज शाह तुगलक के ही, फिरोज शाह कोटला जो गांव किला है वो उसी के ही रिलेटिव कजन के किले में हमने किया, और ये बड़ा ही एक कोइंसिडेंस है। सॉरी। सबसे पहले तुगलक नाटक हुआ था, ओम शिवपुरी जी ने किया था और एनएसडी में ही, और फिर उसके बाद मनोहर सिंह जी ने किया था, इब्राहिम अलकाजी ने डायरेक्ट किया था, जो कि बहुत पुराना किला में हुआ था, बहुत बड़े लेवल पे, और ये 3rd टाइम जो है वो मैंने किया था। तो दामिनी जी, मैं अब तक मेरे दिमाग में तुगलक जो है वो इतना बड़ा एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बन चुका था कि जैसे ही मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे उतरता हूँ और मैं भानु भारती जी का मिस कॉल देखता हूँ और मैसेज देखता हूँ, तो मैं उनको फोन करता हूँ और वो बोलते हैं कि मैं तुगलक नाटक कर रहा हूँ, तुम तुगलक का रोल करोगे। मैंने बोला, सर तुगलक का रोल मैं कैसे कर पाऊंगा? मतलब मुझे अपने आप पे ही बिलीव नहीं था। जैसे अभी भी अगर मुझे कोई फिल्म में अपना रोल अच्छा नहीं लगता, मैं बोलता हूँ भैया उसको दे दो, वो ही इज बेटर। तो मैंने बोला मैं नहीं कर पाऊंगा, और अंदर अंदर झुनझुनी भी हो रही थी। तो भानु भारती जी ने बोला कि भाई हम जानते हैं, है ना, तुम बहुत अच्छे से करोगे, हम करवाएंगे, चिंता मत करो, आप हाँ कर दो बस। हम आपकी कैपेसिटी को जानते, शायद आप नहीं जानते। तो मेरे अंदर एकदम ऊर्जा का संचार हुआ और मैंने बोला कि सर कल सुबह बताता हूँ। और मेरी स्पीड हो गई फास्ट,
और मैं आया, गाड़ी में बैठा और सीधा रास्ते भर सोचता रहा तुगलक के बारे में। और घर आते ही मैंने सारी किताबें छान मारी, तुगलक नाटक ढूंढा मैंने। फिर मैं हताश हो गया कि नहीं मिल रहा। फिर पता चला कि जहाँ सोफे पे बैठा था उसी के नीचे एक काफी किताबें पड़ी थी, उसमें मिला। और दामिनी जी, मैंने पढ़ा वो नाटक, और पढ़ते पढ़ते रात को ही पढ़ते 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 मेरे अंदर एक अजीब सी मतलब एक ताकत आई। सॉरी। और मैंने उसी वक्त फोन किया, वो नहीं उठाया, फिर मैंने मैसेज किया, यस आई विल डू। और फिर इस तरीके से मैंने उसकी हाँ करी। और उसके बाद फिर मेरी चुनौती थी, मैंने मोबाइल साइड में रख दिए, सारे रिश्ते, परिवार, बच्चे सब साइड में रख दिए, सेकेंडरी हो गए सब मेरे लिए। और मोबाइल को भी मैंने मतलब उतना ही यूज किया जितना जरूरत थी। शाम को देखता था कोई मिस कॉल है तो बस, अदरवाइज नहीं। और मैंने 4 महीने उसकी उर्दू की प्रैक्टिस करी, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ। तो उर्दू एक नफासत वाली लैंग्वेज थी, जिसके लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस करी। और उसकी भाषा ही इसकी खूबसूरती है, कमाल का लिखा हुआ नाटक है। गिरीश कार्नाड जी ने जो लिखा है कन्नड़ में, उसको बीवी कारंत, जो एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं थे, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था उर्दू में। और शायद जे एन कौशल जी के सानिध्य में, मुझे जहां तक सुनने में आया। बट कमाल की उर्दू लिखी है उसके अंदर, जिसका कोई मतलब तोड़ नहीं है। इडिपस और ये 2 नाटक जो है बहुत कमाल की उर्दू मानी जाती है लिखी हुई। तो वो जो 1 महीना फिर हमने दिल्ली के अंदर रिहर्सल की। उसके पहले हम बॉम्बे में करते रहे। हिमानी शिवपुरी थी, सीताराम पांचाल थे, अभी नहीं है, जितेंद्र शास्त्री थे, और बहुत सारे एक्टर थे, रवि खानविलकर थे उसमें, और अमित जैरत थे, बहुत सारे एक्टर थे। हमने 1 महीना जो दिल्ली में रिहर्सल किया, जो एक्चुअल सारी कास्ट मिल करके, उसमें कम से कम भी 70 लोग थे नाटक में, और 4 करोड़ का बजट था, और 11 स्टेजेस बने थे वहां किले में। उसको इम्प्रोवाइज किया हुआ था किले को। और मैं जानता हूँ ये 1 महीना मेरे लिए कैसे बीता है, दामिनी जी। जी, मैं जानती हूँ, और मैं महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि खुशकिस्मती से आपका वो प्ले मैंने बाकायदा उसी जगह पर देखा था। हाँ, तो मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोगों से जो कभी तारीफ नहीं करते किसी नाटक की, कई लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे एनएसडी पास आउट ही हैं, और वह भी पढ़ाते भी हैं, पढ़ा भी चुके हैं, डायरेक्टर भी हैं। वो कभी किसी की तारीफ नहीं करते आसानी से। लेकिन उन लोगों ने, एनके शर्मा तक ने मतलब कि मतलब तारीफ कर दी, रॉबिन दास तक ने तारीफ कर दी, अनुराधा कपूर जी ने बोला, क्योंकि उनको उनके मुंह से तारीफ सुनना एक सपने की तरह होता है। या इब्राहिम अलकाजी के मुंह से तारीफ, जैसे मैंने आइंस्टाइन नाटक किया था, तो इब्राहिम अलकाजी ने ग्रीन रूम में आकर के मुझे जब गले लगाया था, तो मुझे उससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं मिला, मतलब आज तक। तो ये कुछ कुछ लम्हे होते हैं। जैसे भीष्म साहनी की खुद की कहानी लिखी हुई थी, लीलानंद लाल की, वो जब मैंने करी थी, तो वो ग्रीन रूम में आ करके मुझसे गले मिले थे कि बोला, मैंने तो ऐसा नहीं लिखा था बेटा, तुमने तो ये इस तरीके का। तो तुगलक में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि बहुत सारे लोगों ने, जिनसे मुझे कभी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने कभी तारीफ बहुत कम सुनता था उनके मुंह से, उन्होंने भी तारीफ की, तो बड़ा अच्छा लगा। और पूरी जैसे 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 तुगलक करता था, सारी सारी रात सोता नहीं था, और अजीब सा मेंटल टाइप का, मतलब सनकी टाइप का हो चुका था। वैसे वैसे ही मैं हो गया था, रातों को नींद नहीं आना, और वही चोगा पहन के, चोगा ले लिया था मैंने एक, और कमरे में घूमते रहना, शीशे में देखना, और डायलॉग बोलते रहना, कभी उठना कभी चलना, फिर उसकी उसकी चाल। और सच्ची में मैं वाकई में अपने आप को बहुत विशाल अनुभव करने लगा था उस वक्त, कि मैं सबसे ऊपर खड़ा हूँ पहाड़ी के, और बुर्ज के, किले के, और मेरी नीचे सारी मेरी रियाया खड़ी है। मुझे ऐसा महसूस होने लगा। क्या बात है! मतलब एक अभिनेता की हमेशा से ये हसरत होती है कि उसके सामने एक ऐसा चैलेंज हो रोल के रूप में, जो उसे अपनी शख्सियत भुला दे, अपना अस्तित्व भुला दे, और तुगलक के रूप में आपने एक ऐसा ही चैलेंज पाया। यशपाल जी, एक चीज़ और है कि गिरीश कर्नाड जी फिल्मों से भी बहुत ऐसे गहरे जुड़े कि अपनी अमिट छाप उन्होंने छोड़ी, और रंगमंच पर भी उन्होंने मतलब बाकायदा अपनी एक ऐसी पहचान बनाई जो पूरी दुनिया में जानी जाती है। उनके काम ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया है।
और आप भी एक ऐसे अभिनेता हैं जो मतलब रंगमंच से और सिनेमा से दोनों से इक्वल रूप से जुड़ा हुआ है। तो आप मतलब गिरीश कर्नाड जी के व्यक्तित्व को किस तरह से देखते हैं? कि कुछ लोग होते हैं जिनके ना ऐसी एक मूरत सी लगती है, जैसे गुलजार साहब हैं। जी। मुझे वो हमेशा एक मेंटर या जिनको मैं गुरु बोल सकता हूँ, या जिनके लिए मैं मतलब रिस्पेक्ट है, वो कभी गई नहीं आज तक। जी। क्योंकि गुलजार साहब हैं, गिरीश कर्नाड हैं, उत्तम सिंह जी हैं, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और बीवी कारंथ जो थे हमारे, इब्राहिम अलकाजी जो थे, ये कुछ लोग ऐसे हैं, खालिद तैयब हैं हमारे एक टीचर थे, मतलब कराते थे, बॉडी लैंग्वेज पढ़ाते थे, एक्सरसाइज। तो कुछ लोग हैं जो जो अनामिका अक्सर हैं, जो जो सामने ना एक ऐसा लगता है कि विशाल व्यक्तित्व है, उनका जो व्यक्तित्व है। तो गिरीश कर्नाड इज वन ऑफ देम, और मैं उनको सैल्यूट कर लिया था एक बार। और बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन एक फिल्म अगर आपने नहीं देखी है, जो मैं पब्लिक को बोलता हूँ, पूरे श्रोताओं को, दर्शकों को, अगर आपने सुर संगम फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज देखिएगा। गिरीश कर्नाड का जो असली पर्सनैलिटी है, असली जो एक्टिंग है, उनका अभिनय, और सुर संगम एक ऐसे क्लासिकल सिंगर की कहानी है जो जो गिरीश कर्नाड होते हैं। मैं कह रहा हूं, मतलब बहुत ही कमाल फिल्म। जी। मैंने तो उनको मतलब गुरु मान लिया कि क्या बात है गुरुदेव। यशपाल जी, गिरीश जी की शख्सियत का एक और बहुत ख़ास पहलू जिसे हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वो ये है कि वो जब तक जिए, चाहे असल ज़िंदगी हो या चाहे सिनेमा का पर्दा, उन्होंने हमेशा सामाजिक सरोकारों के प्रति एक प्रतिबद्धता महसूस की, उसके प्रति एक जवाबदेही महसूस की। तो आज जो हालात हैं और गिरीश जी की ये जो ख़ासियत है, इसको आप किस तरह से मतलब देखते हैं? जी, एक मतलब एक जो सामाजिक जुड़ाव होना चाहिए, एक जवाबदेही जो होनी चाहिए, जो गिरिजी में शुरू से आखिर तक थी, वो आपको मतलब किस देखिए, तरह? नहीं, मैं बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे सो कॉल्ड जो बड़े बड़े स्टार हैं, वो और तो सब कुछ कर लेते हैं। दान दे दिया, इनको दान दे दिया, उनको दान दे दिया, वो अच्छी बात है। लेकिन एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जो एक उनको मतलब एथिकली, मैं कहना चाहूंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज ए हीरो, जिसको आप करोड़ों लोग जो फॉलो करते हैं, वो लोग जब वेब सीरीज बनती हैं ऐसी घटिया, और घटिया मतलब सिर्फ सेंसेशनलाइज करने के लिए, सेक्स दिखाना, उल्टे सीधे रिश्ते दिखाना, चाहे बाप बेटी हो, चाहे बहन भाई हो, और गालियां बेशुमार जिसकी कोई जरूरत नहीं है, और वायलेंस, खून, ये बेशुमार जिसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये इनको जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और अगर ये चाहें तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। फिर जब निर्भया कांड होता है, फिर जब कोई कांड होता है, तब तब हम मोमबत्ती लेके जाते हैं, तब हमारी आंखें खुल जाती हैं, और कि हमने, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि ये जो समाज के अंदर, यंग जनरेशन के अंदर, या अनपढ़ गंवार लोग जो जिस तरीके से वो होते हैं, उकसाना हम कहते हैं, हम उकसा रहे हैं ना उनको, कि देखो ऐसा भी होता है सेक्स, देखिए ऐसा भी होता है सेक्स, देखिए ऐसा भी, मतलब सेक्स के लिए कुछ भी कर सकते हो, मतलब वायलेंस के लिए कुछ भी कर सकते, वायलेंस में मजा आने लगता है, वायलेंस, खून देख के मतलब मजा आता है, ये दिखा रहे हैं हम लोग। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गिरीश कर्नाड जी से कनेक्ट कर रहा हूं, और गिरीश कर्नाड जैसे और भी कई लोग हैं जो वाकई में चिंतित हैं, जो सोचते हैं, समझते हैं इन चीजों को। मैं सैल्यूट करता हूं उनको, जो उनको पैसे से मतलब नहीं है। लेकिन मुझे शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, एकता कपूर हो चाहे कोई भी हो, जो हमारे जो जो ऐसे वेब सीरीज बनाने वाले हैं, जिन्होंने पैसे के लिए, बिजनेस करने के लिए ये सारी नैतिकता ताक पे रख दी है, मेरे लिए वो लोग हीरो नहीं है। चाहे कोई भी हो, मेरे दोस्त भी हैं कई उसमें, पर मेरे लिए वो नहीं है। उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बेशक, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मैंने और खुद 3-4 वेब सीरीज इसलिए मना की हैं क्योंकि उनके अंदर ये सब चीजें थी।
मैंने कहा मैं जिसके बारे में बोलता हूँ बहुत औरों के बारे में वो खुद नहीं कर सकता, तो आई डिनाइड, आई रिफ्यूज्ड। बहुत अहम बात कही है आपने। और यशपाल जी, गिरीश कर्नाड जी को इस दुनिया को अलविदा किए अब लगभग 1 साल हो गया है, तो आप इस महान कलाकार को कैसे याद करते हैं? मैं तो पूरी यंग जनरेशन को या जितने भी थिएटर से या कला जगत से जुड़े हुए लोग हैं, कम से कम उनसे, या कोई भी कला जगत से ना भी हो, उनको अगर लिटरेचर में, साहित्य में, अच्छे नाटकों में अगर थोड़ी सी भी रुचि है, तो मैं सबको एक सलाह देना चाहता हूँ कि गिरीश कर्नाड जी के नाटक जरूर पढ़िए। मतलब वो अपने आप में एक जीवन जीना है उनके नाटक पढ़ना। तो मैं अब तुगलक तुगलक को तो 10 बार पढ़ेंगे तब भी शायद मजा ही आएगा, क्योंकि मैंने तो कम से कम 50-60 बार पढ़ा है तुगलक। और बहुत ही कमाल नाटक, अग्नि और बरखा भी कमाल नाटक है। और एक नाटक है जिनका जो हाय वदन। जिसमें हाय वदन, जिसमें वो घोड़े और इंसान का जो वो बहुत सारे, और एक ययाति नाटक है, बहुत कमाल नाटक जो हमारे भारत के उससे जुड़ा है। जब भारत की शुरुआत हुई थी, इंडिया जिसमें नाम पड़ा था भारत, उस वक्त की कहानी है। ययाति कमाल का नाटक है, बहुत ही अच्छा नाटक। तो मैं तो यही सलाह देना चाहूंगा, और मैं बाकी लेखकों से और एक्टरों से, डायरेक्टरों से और समाज सेवकों से, या जितने भी लोग गिरीश कर्नाड के जितने भी आयाम हमने देखे हैं, मैं उन सारे आयाम के लोगों से कहना चाहता हूँ कि उनसे कुछ सीखें, उनसे वो एक डिग्निफाइड वे में कैसे जीना चाहिए, उनसे सीखना बहुत जरूरी है। ज़रूर। गिरीश कर्नाड जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो हमेशा याद किए जाएंगे अपने काम के ज़रिए, अपनी शख्सियत के ज़रिए। और वाकई मतलब उन पर बहुत देर तक बात की जा सकती है, लेकिन फिर भी समंदर की कुछ बूंदें जो उनकी लिए हमें आपसे मिली, वो भी हमारे लिए बहुत अनमोल हैं। आपने हमसे बात करने के लिए वक्त निकाला, उनके बारे में इतनी अच्छी बातें आपने हमें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया यशपाल शर्मा जी। देखिए दामिनी जी, इट्स माय प्लेजर, आई एम ऑब्लाइज्ड बिकॉज द वायर इज माय फेवरेट चैनल, और मैं बहुत देखता हूँ, जब भी वक्त मिलता है जरूर देखता हूँ आरफा जी को, और बहुत लोगों को देखता हूँ, और आपके प्रोग्राम भी देखता हूँ। आई लव वायर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया यशपाल शर्मा जी, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।